हर कोई चाहता है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका नाम रहे, तस्वीरों में, पत्थरों पर। लेकिन जिंदा ही रहना है तो तस्वीरों और पत्थरों के आगे की सोच रखनी चाहिए। किसी का दिल बनकर धड़किए, किसी की आंख बनकर देखिए, किसी के पांव बनकर चलिए। मैं सोनू सूद आज इस देश के ऐसे ही अनोखे लोगों की कहानी आपको सुनाऊंगा जो मरकर भी जिंदा है। अमर हो जाने का ये एक अनोखा तरीका है। अभी भी हमारे देश में सिर्फ 0.01% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि 165 करोड़ लोग ऐसा कर सकते हैं, जिंदगी के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे शरीर में करीब 37 ऐसी चीजें हैं जिन्हें दान देकर हम हर साल 5 लाख देशवासियों को मरने से बचा सकते हैं। ये दान जीने के साथ और मरने के बाद दोनों ही स्थिति में दिए जा सकते हैं। जान बचाने के लिए अंगदान देने में एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि यह सब पूरी तरह से कानून के दायरे में होने चाहिए। इसलिए मैं आपको अंगदान का कानून भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको मुंबई की एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं। इसे सुनने और देखने के बाद आपको अंगदान का महत्व समझ में आएगा। यह कहानी मुंबई की मोनिका की है। लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश में मोनिका ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई। उनके दोनों हाथ खराब हो गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अगर कोई अपने हाथ दान कर दे तो मोनिका फिर से अपने हाथों से काम कर पाएंगी। मोनिका ने अंगदान की जरूरत वाली लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया। मोनिका इस उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी कि कोई हाथ दान करेगा और वो फिर से ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन मोनिका की मदद को कोई नहीं आया। और फिर एक दिन मोनिका से 1337 किलोमीटर दूर बैठे एक अजनबी परिवार ने भारी दुख के बीच मोनिका को जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। यह मोनिका की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। चलिए देखते हैं। मोनिका की आंखों से गम के बादल अब छटने लगे हैं। जिंदगी जीने की नई लालसा अब परवान चढ़ने लगी है। 7 साल से जो उदासी तारी थी, अब वो काफूर होने लगी है। मुंबई की मोनिका की कहानी उस इंसानियत की बेमिसाल कहानी है जिसे जाति, मजहब, क्षेत्र की सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसान के लिए इंसान के देवता बनने की कहानी है। 2014 में रेल दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली मोनिका मोरे के लिए हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी वरदान साबित हुई है। सर्जरी के माध्यम से मोनिका को हाथ मिल गए हैं। पिछले साल 28 अगस्त को मोनिका की सर्जरी हुई थी। करीब 4 सप्ताह तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद मोनिका को घर भेज दिया गया। मोनिका अब आराम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है 12 महीने का वक्त लगेगा। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल ही सर्जरी को 1 साल हो गया, तो 1 साल में कुछ तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और मतलब थोड़ा छोटा छोटा चीज उठा सकती हूँ, पर और इम्प्रूवमेंट होने के लिए और 1 साल लगेगा। बेहद दिलचस्प है मोनिका और उनको हाथ दान करने वाले की कहानी। घाटकोपर के NSDT कॉलेज की 11वीं की छात्रा मोनिका मोरे की शानदार हैंडराइटिंग और मेहंदी लगाने की कला की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मोनिका CST जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में पैर प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक गड्ढे में पड़ गया और मोनिका ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की गिरफ्त में आकर अपने दोनों हाथ गंवा बैठी। मोनिका के लिए वक्त अचानक ठहर गया। कैलेंडर में तारीखें बदलती, साल बदलते,
लेकिन मोनिका के गमों का बोझ कम नहीं होता। हंसती खिलखिलाती मोनिका उदासी के घुप अंधेरे में खो गई थी। लेकिन रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सुबह का निकलना तय है। मोनिका ने 4 साल पहले यानी 2017 में खुद को हैंड ट्रांसप्लांट करवाने वाले इच्छुक के तौर पर रजिस्टर करवाया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई हैंड डोनर मिल जाए। पहले मतलब ये सब कुछ पता नहीं था। अभी पूरा मतलब ऐसा लगता था अभी प्रोस्टेटिक मतलब यूज़ करके ही मैं अभी आगे जाऊंगी, पर बाद में पता चला कि हैंड ट्रांसप्लांट होता है। हैंड ट्रांसप्लांट मतलब पता लगने के बाद डॉक्टर नीलेश साथ भाई इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि उन्होंने ये सब ऑपरेशन के बारे में बताया। फिर मैंने ऑपरेशन के लिए नाम रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद फिर 2 साल के बाद मेरे को मतलब कॉल आया कि आपको डोनर मिल गया है करके। लेकिन इंतजार का सिलसिला तब भी नहीं थमा। मोनिका को कोई हैंड डोनर नहीं मिला, लेकिन अक्सर जो होता है वही हुआ। मोनिका को भी इंतजार का फल मीठा मिला। 2020 में यानी पिछले साल चेन्नई के एक शख्स ने मोनिका को फोन किया कि वो हैंड ट्रांसप्लांट के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। चेन्नई से मोनिका को फोन करने वाले इस शख्स के बेटे का ब्रेन डेड हो गया था और वो अपने बेटे को अब दूसरों की जिंदगी में चहकते हुए देखना चाहते थे। अंगदान का महादान कर अपने बेटे को अमर करना चाहते थे। ये सब हो सका क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने हाथ डोनेट किए, जिसकी वजह से मोनिका का ट्रांसप्लांट हो सका। आज मैं नमन करता हूं उस परिवार को जिन्होंने ये साहसी निर्णय लिया था और अपने बेटे के हाथ डोनेट किए थे मोनिका के लिए। बस मोनिका के लिए काली बदरी के बीच जीवन का प्रकाश चमक उठा। डॉक्टरों ने महादानी के दोनों हाथ मोनिका के हाथ बना दिए और अब बस ये काली पट्टी खुलने का इंतजार है। चेन्नई के किसी बांके जवान के हाथ मोनिका के हाथ बनकर फिर से मेहंदी रचेंगे, रचाएंगे। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ये करने के लिए, क्योंकि उनके अपने बेटे की मौत हुई थी, पर अपने गम को भुलाकर उन्होंने ये फैसला किया कि दूसरों की मदद की जाए। असल में ऑर्गन डोनेशन के लिए जल्दी फैसला लेना बहुत जरूरी होता है, वरना अंग बेकार होने का खतरा होता है। शरीर के अंग दान करने और दान लेने का देश में एक सिस्टम है, तरीका है और कानून भी। जिसे अंग की जरूरत है वो अपना नाम एक लिस्ट में लिखवा देता है, जिसे दान देना है वो भी अपना नाम रजिस्टर करवाता है। फिर एक संस्था दोनों लिस्ट को एक बनाती है, जिसमें अंगदान के आधार पर अंग मिलने का वक्त दिया जाता है। यह वेटिंग लिस्ट देश में बहुत लंबी है, क्योंकि भारत में अंगदान करने वाले कम और जरूरत वाले बहुत ज्यादा है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बनाता हूं, क्योंकि जब मैं लोगों की मदद कर रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग, लिवर ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, आंखों के दान देने वाले लोग, इनफैक्ट लंग ट्रांसप्लांट के बहुत सारे केसेस आए थे कोविड के दौरान। हम लोगों ने बहुत लंबी लिस्टें ढूंढी, लोगों को मिलवाया, और ऐसे में परिवार वाले भी होते हैं जो ये अंगदान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज ये होती है कि जब अनजान परिवार से हजारों किलोमीटर दूर एक कॉल आता है और आपको बताता है कि आपको जिस चीज की जरूरत थी वो आपको मिल रही है, तो ना सिर्फ उस पेशेंट को बल्कि पूरे परिवार को एक नया जीवन मिलता है। चलिए देखते हैं। माटी की काया माटी में मिल जानी है, क्यों ना जाते जाते दूसरों में फिर से जिंदा हो जाएं? और इसके लिए अंगदान जैसे महादान से अच्छा क्या होगा? लेकिन जरा ठहरिए, सिर्फ अंगदान का मन में फैसला कर लेना भर काफी नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हमने इसके लिए एक्सपर्ट से बात भी की है और उन्होंने जो बताया है वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अंगदान की लिस्ट में कौन कौन से अंग हैं जिन्हें दान किया जा सकता है।
अंगदान दो तरह का होता है, पहला जीवित अंगदान और दूसरा मृत्यु के बाद अंगदान। जीवित अंगदान में कोई व्यक्ति किडनी और पैनक्रियाज का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान में मृत व्यक्ति के वो सभी अंग दान किए जा सकते हैं जो ठीक से काम करते हैं। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति की किडनी, लिवर, फेफड़ा, हृदय, पैनक्रियाज और आंत का अंगदान किया जा सकता है। ब्रेन डेड पर्सन के ऑर्गन्स अलाउ हो जाए निकालना तो 2 किडनी, 1 लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, 2 लंग्स, हार्ट, 2 आइज, तो आप आराम से ले सकते हैं। बिसाइड जॉइंट्स, वॉल्व्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज कैन बी टेकन। सो एक आदमी 8 फैमिलीज, 8 लोगों को लाइफ दे सकता है। चलिए, अंगदान की लिस्ट तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि अंगदान में आने वाली सारी दिक्कतें आप कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि अंगदान कौन कर सकता है। कोई भी शख्स अंगदान कर सकता है। इसको लेकर किसी भी तरह की उम्र को लेकर बाध्यता नहीं है। नवजात बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्गों तक के अंगदान सफल साबित हुए हैं। हालांकि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अपने अंगों को दान करना चाहता है तो उसे अपने माता पिता की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त देश में अंगदान के हालात कैसे हैं? आंकड़े देखने बेहद जरूरी हैं। ये आंकड़े समझने में सहायता करेंगे कि देश में अंगदान करने में कौन कौन सी दिक्कतें पेश आती हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में अंगदान के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। इंटरनेट पर जब हमने सर्च किया तो भारत में अंगदान पर जो एक रिपोर्ट मिली, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, उसके मुताबिक 2016 में स्पेन में कुल 4,818 अंग प्रत्यारोपित किए गए। यानी स्पेन में हर 10 लाख लोगों में से 43.4 लोग अपने अंग दान करते हैं। वहीं अमेरिका में 26.6 लोग और यूनाइटेड किंगडम में 19.6 लोग अंगदान करते हैं। स्पेन लंबे समय से अंगदान के मामले में सबसे टॉप पर है। इसकी वजह है स्पेन का एक खास नियम जिसे ऑप्ट आउट सिस्टम कहते हैं। क्या है ऑप्ट आउट सिस्टम? इस सिस्टम के तहत सभी नागरिक जन्म से ही अपने आप अंगदान करने के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जब तक कि वो विशेष रूप से इसे अस्वीकार नहीं करते। दूसरी तरफ भारत में अंगदान जरूरतों की तादाद के मुकाबले अंगदान की इच्छा करने वालों की तादाद बहुत कम है। इंडिया में जान के आपको दुख होगा कि 0.6, 0.7 एक भी नहीं है, पर 10 लाख लोग ऑर्गन देते हैं, जिसकी वजह से हर साल 2 लाख नए किडनी के मरीज अपनी ऑर्गन ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु होती है। और इतनी ही संख्या में लिवर फेलियर के मरीज की मृत्यु होती है, उनको हम बचा नहीं पाते। अगर हमें सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो यही एक हमारे पास तरीका है, यही एक माध्यम है जिससे हम एक आदमी, ब्रेन डेड आदमी, 8 फैमिलीज को बचा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक भारत में किडनी की सालाना जरूरत 1 से 2 लाख के बीच है। जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत सालाना 25,000 होने का अनुमान है। सोचिए जरा कितनी जरूरत है देश में अंगदान की। लेकिन सवाल, इतने बड़े देश में इतने कम लोग क्यों अंगदान करने को राजी हो पाते हैं? क्या दिक्कतें आती हैं अंगदान करने में? देश में अंगदान की राह में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जागरूकता की कमी। जैसे ब्रेन डेड यानी मस्तिष्क मृत्यु के बारे में लोगों का कम ज्ञान होना। लिहाजा सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। ब्रेन डेड में अन्य अंग सही तरीके से काम करते रहते हैं, लेकिन इससे लोग अनजान हैं। अंगदान की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक और सांस्कृतिक सोच। समाज में ऐसी भी सोच के लोग हैं जो मृत्यु के बाद शरीर से अंग निकालने के बिल्कुल खिलाफ हैं। तीसरी चुनौती धार्मिक विश्वास की है। चौथी बड़ी चुनौती है प्रत्यारोपण केंद्रों की कमी। लेकिन एक बात जो आपके मन में उठ रही होगी कि जब अंग, टिश्यूज, मैरो, प्लेटलेट्स और रक्तदान किया जा सकता है
तब रक्तदान के लिए ही लोग ज्यादा क्यों आते हैं, अंगदान के लिए क्यों नहीं? हमें जो है जीवन की रक्षा करनी है अपने साथियों की, और जहाँ पर जो है ब्लड की आवश्यकता है तो वो हम डोनेट करें, ताकि हम ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बींग्स को, अपने देशवासियों को, वर्ल्ड सिटीजन्स को हम बचा पाएँ। और उसके लिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ही एक रास्ता है। आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंक्रीज अवेयरनेस हमारा 80% ब्लड जो हम यूज़ करते हैं वो वॉलंटरी डोनेशन से आता है, और जो जहाँ कमी रह जाती है वहाँ पे रिप्लेसमेंट डोनेशन लगभग 20% के आसपास है। हालांकि रक्तदान की तरह ही हिंदुस्तान में अब अंगदान के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में सड़क दुर्घटना में बहुत लोग मरते हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होती है। ऐसी ही एक कहानी सूरत की है, जहां 2 युवा दोस्त रोड एक्सीडेंट में अपने परिवार को छोड़ गए। परिवार ने अपना दुख भुलाकर एक बड़ा फैसला लिया, जिससे 13 लोगों की जिंदगी बदल गई। विद्वानों का कहना है कि नश्वर देह से मोह किसी मजहब में नहीं सिखाया जाता। इसे तो जाना है, लेकिन जाते जाते जो दूसरों को जिंदगी दे जाए, जन्नत उसी को नसीब होती है। सूरत के 2 दोस्तों की कहानी जिंदगी और जन्नत तक फैली है। अंगदान की हजारों अमर कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन बचपन के दोस्तों की मौत के बाद उनके अंगदान की कहानी रुलाएगी भी और प्रेरणा भी देगी कि अंगदान कैसे इंसान को इंसान से जोड़ने वाला सबसे पवित्र रिश्ता होता है। गुजरात के सूरत में ब्रेन डेड हुए 2 दोस्त मरते मरते भी 12 लोगों को जीवन दान दे गए। ब्रेन डेड हुए दोनों दोस्तों के परिवार ने सूरत की डोनेट लाइफ संस्था के जरिए ऑर्गन डोनेट किए, जिससे अलग अलग 12 लोगों को जीवन दान मिला। है ना अद्भुत और बेमिसाल अंगदान की यह कहानी। सूरत में ये दोनों दोस्त सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। एक का तो उसी दिन जन्मदिन था। इलाज के लिए दोनों को सूरत के पीपल लोद इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने दोनों को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इस मामले की जानकारी जब सूरत की डोनेट लाइफ संस्था के नीलेश मांडलेवाला को मिली तो वो अस्पताल पहुंचे और परिवार को ऑर्गन डोनेट करने के लिए समझाया। अमित पंड्या और क्रिश गांधी नाम के 18 साल के 2 बच्चे को रोड अकस्मात में हेड इंजरी होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। थोड़े दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया और उनकी जानकारी हमारी संस्था डोनेट लाइफ को मिलने के बाद हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने पंड्या परिवार और गांधी परिवार को ऑर्गन डोनेशंस के बारे में जानकारी दी और ऑर्गन डोनेशंस का इम्पोर्टेंस समझाया। उनके बाद में परिवारजनों ने अंगदान का निर्णय लिया। ये तय हुआ कि दोनों दोस्त जिंदगी से जाने के बाद भी जिंदगी बनकर दूसरों में धड़कते रहेंगे। परिजनों ने तय किया कि अपनी संतानों की किडनी, लिवर, हृदय, फेफड़े और आंखें दान करेंगे। ये जो घटना है वो गुजरात में पहली घटना है कि जिसमें एक ही दिन में एक ही अस्पताल से 13 ऑर्गन एंड टिश्यू का डोनेशंस हुआ और जिनकी वजह से 12 लोगों को नया जीवन और नई रोशनी मिली हुई है। लेकिन अंगदान का फैसला भर कर लेने से किसी जरूरतमंद तक ये पहुंच ही जाए, इसकी क्या गारंटी है? यही दोनों दोस्तों के परिजनों को साथ मिला डॉक्टर का, सरकार का, प्रशासन का। कैसे दोनों दोस्तों के ऑर्गन देश के दूसरे हिस्से में तत्काल पहुंचे ही नहीं, जरूरतमंद के शरीर में जज्ब होकर उनकी उम्र बढ़ा गए।
ऑर्गन अहमदाबाद और हैदराबाद समय से पहुंचने के लिए 2 अलग-अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। सूरत से हैदराबाद की 926 किलोमीटर की दूरी 180 मिनट में तय कर एक दोस्त का फेफड़ा पूना हैदराबाद के कीम्स अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया। सूरत से अहमदाबाद की 288 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय कर दूसरे दोस्त का हृदय बड़ौदा में ट्रांसप्लांट किया गया। ये जो ऑर्गन्स अलग अलग शहर जो अहमदाबाद किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े समयसर अहमदाबाद और हैदराबाद भेजने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, जिसके अंदर हमें सूरत शहर पुलिस और हमारे राज्य की विविध पुलिस और ग्रामीण पुलिस का सहयोग मिला। इस ग्रीन कॉरिडोर के बारे में डिटेल से हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्यों है ये ऑर्गन डोनेशन की लाइफलाइन और कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इसके जरिए ऑर्गन डोनेशन। सूरत के अब 2 दोस्त देश के 12 शहरों में जिंदा हैं। सही समय पर उनके परिजनों के फैसले ने 12 परिवार की जिंदगी ही बदल दी। संजय राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। 18 साल का मीत और 19 साल का क्रिश इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके शरीर से जिन लोगों को नई जिंदगी मिली उसमें ये दोनों दोस्त हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदगी के बाद जिंदा रहने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। सैनिक की शहादत महान क्यों है, पुण्य क्यों है? क्योंकि वो देश और देशवासियों की रक्षा के लिए चुनी गई मौत होती है। ऐसे ही अंगदान भी है, दूसरों को जीवन देता है। इसीलिए इसे भी पुण्य मानना चाहिए, बढ़ चढ़कर अंगदान करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई अंगदान करना चाहता है तो वो क्या और कैसे कर सकता है। भारत में भले ही अंगदान करने वालों की संख्या जरूरत के हिसाब से कम हो, लेकिन देश में अंगदान की प्रक्रिया इतनी जटिल और पेचीदा भी नहीं है। अगर आप अंगदान की पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझिए, अंगदान करने का फैसला कर चुके हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इसकी शुरुआत होती है एक फॉर्म भरने भर से। असल में अंगदान के लिए पहले इसकी स्वीकृति देनी होती है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेज फॉर्म आता है, जिसे आप ऑनलाइन भरकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए www.organindia.org पर अप्लाई किया जा सकता है। यहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस संस्थान की ओर से एक डोनर कार्ड भेजा जाता है, जिस पर यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जितने प्लेज फॉर्म भरे जाते हैं वो सभी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के साथ रजिस्टर किए जाते हैं। प्लेज फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया समझना भी बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहां से अंगदान करने की प्रक्रिया की असल शुरुआत होती है, जिसका अगला चरण है जरूरतमंद तक अंग पहुंचाना। हालांकि इसके बाद की प्रक्रिया में आपका रोल नहीं के बराबर है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जारी कार्ड की जानकारी परिजनों को देनी होगी, ताकि ब्रेन डेड होने पर जानकारी हॉस्पिटल को दी जा सके। अब यहां से काम शुरू होता है ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करने वाली संस्था का और अस्पताल का, जो तेजी से अंगदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि देश में अंगदान को लेकर कानून क्या क्या है। तो सबसे पहली बात यह कि अंगदान करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये सेवा का काम है। लोग अपनी इच्छा से अंगदान करते हैं, जिन्हें लगता है कि दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। इस बारे में नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1984 कहता है कि मानव अंगों को बेचना गैर कानूनी और अवैध है, और ये अपराध की कैटेगरी में आता है। प्रक्रिया और कानून की समझ इसलिए भी जरूरी है ताकि देश में अंगदान बढ़ाया जा सके और अंगदान के चक्कर में लोग जालसाजों के जाल में न फंसे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंधविश्वास और धार्मिक बातों को बदलने में तो पीढ़ियां निकल जाती हैं,
बड़े सामाजिक आंदोलन करने पड़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। लेकिन अगर कानून बन जाए, नियम सरल हो जाएं तो बेहतर है। छोटी छोटी कोशिशों से हम हर साल अपने देश के 5 लाख लोगों को मरने से बचा सकते हैं। Papa, if you keep on people like this, she will die. You will also die soon. See, they say no. If somebody has gone, if you go on crying, you are putting them in trouble. They say, अपना जान का जिगर का टुकड़ा था वो, जान थी मेरी. I was not getting sleep and all that my daughter. आंखों में अब आंसू सूख चुके हैं, बस सिसकियां बची हैं जो आंखों के रास्ते जमाने में बयां हो रहे हैं। Every day, I miss her. I take medicine and sleep in the night. बस एक सुकून है, बेटी सदा के लिए विदा हुई तो क्या, कई दूसरी जिंदगियों को उम्र दराज कर गई। एक बेटी अब देश के कई शहरों में चहकेगी। गाजियाबाद के इस अंगदान की कहानी करोड़ों को प्रेरणा देती है कि जीवन बस जिंदा रहते नहीं जीते, जन्नत में भी उसका मुकम्मल इंतजाम किया जा सकता है। मौत सिर्फ आपसे सांसें छीनती है, शरीर नहीं। ये शरीर ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा सकता है अगर आपने लिखाया है अंगदान के इच्छुक की लिस्ट में अपना नाम। गाजियाबाद की रहने वाली 41 साल की सैयद रफत परवीन यूं तो खुद दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन जाते जाते वो ऐसा काम कर गई जिससे 6 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। उनका दिल, किडनी और लिवर 4 लोगों में ट्रांसप्लांट किया गया है। रफत ने खुद अंगदान करने की इच्छा जताई थी। 23 दिसंबर को शाम में पता चला था, तो उसी रात को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जब ब्रेन डेड है, मेरी बेटिया वापस नहीं आएगी, हमने ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट दे दिया था। मी एज ए फादर, माय सन इन लॉ एज हर हस्बैंड, वी गिव कंसेंट। देन 24 तारीख को इन लोगों ने दे शिफ्टेड टू OT एंड रिट्रीव्ड हर ऑर्गन्स एंड हैंडेड ओवर बॉडी टू अस ऑन 25th। सैयद रफत परवीन का ब्रेन डेड हो गया था। दिमाग की नसों में अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन रफत की हालत बिगड़ती गई और फिर वो जिंदगी की जंग हार गई। ब्रेन डेड ऐलान किए जाने के बाद डॉक्टर्स ने रफत के परिवार की रजामंदी से रफत के अंगदान की प्रक्रिया शुरू की। परिवार की सहमति के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत नेशनल ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी दी। रफत का दिल, किडनी और लिवर अलग कर लिया गया। आज रफत का दिल उत्तराखंड में धड़क रहा है। 2 किडनी और 1 लिवर भी अन्य मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया। किडनी गाजियाबाद की 37 साल की महिला को ट्रांसप्लांट की गई और लिवर दिल्ली की रहने वाली 59 साल की महिला को दी गई। दूसरी किडनी गुरुग्राम के आर्टमिस अस्पताल के एक मरीज को दी गई, जबकि हार्ट दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती एक 56 साल के मरीज को दिया गया। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गाजियाबाद से दिल्ली तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। रफत परवीन अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई हैं। मां के जाने का गम तो है, पर जब लोग कहते हैं कि महादानी रफत के ये बच्चे हैं, तो मां पर गर्व होता है। लेकिन इस ग्रीन कॉरिडोर, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, बनाने के बावजूद रफत के अंगदान के बीच बड़ी बाधाएं थी। कहते हैं मरने वाले कभी दोबारा नहीं आते, लेकिन गाजियाबाद की रफत परवीन आज भी जिंदा है। पहले सिर्फ गाजियाबाद में रहती थी, अब देश के दूसरे शहरों में वो दूसरों को जिंदगी दे रही है। दिल्ली में बैठे आदमी को चेन्नई या नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई अंग मिलता है तो कैसे तय समय के अंदर उसे ट्रांसप्लांट के लिए पहुंच जाना चाहिए। आप अक्सर ग्रीन कॉरिडोर नाम सुनते हैं।
अंगदान में इसका बहुत महत्व है। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। टिफिन खुलने की खुशी जितनी आपको होती है उतनी मुझे भी होती थी। चलिए साथ में मिलकर देश की बात सुनाता हूं। देखिए रात 9 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना? अंगदान को महादान कहा गया है, लेकिन अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो जान बचाने के लिए परंपरा को भी तोड़ देते हैं। अंगदान में सबसे जरूरी होता है डोनर और उतना ही अहम होता है टाइम। दिल्ली में बैठे आदमी को चेन्नई या नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई अंग मिलता है तो कैसे तय समय के अंदर उसे ट्रांसप्लांट के लिए पहुंच जाना चाहिए। आप अक्सर ग्रीन कॉरिडोर नाम सुनते हैं। अंगदान में इसका बहुत महत्व है और इस ग्रीन कॉरिडोर की वजह से कई जानें बची हैं। अंगदान के इस स्पेशल शो में हमने शुरू में ही ग्रीन कॉरिडोर की चर्चा की थी। अब आपको बताते हैं ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया कैसे जाता है, संचालित कैसे होता है और अंगदान के दौरान ग्रीन कॉरिडोर की भूमिका कितनी बड़ी है। सामान्य तौर पर पहले यह समझ लीजिए कि अगर अंगदान का प्लेज फॉर्म भर चुके किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो चुका है या उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने अंगदान का फैसला कर लिया है तो आगे जरूरत होती है दान किए गए अंगों को तेजी से जरूरतमंद तक पहुंचाने की और यहीं से शुरू होती है ग्रीन कॉरिडोर की भूमिका। ग्रीन कॉरिडोर एक तरह का रूट होता है जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है। इसके जरिए किसी भी एम्बुलेंस या जरूरी चिकित्सा से जुड़े किसी भी मेडिकल व्हीकल को स्पेशल रूट उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे कई बार किसी मरीज की स्थिति काफी गंभीर होती है और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है तो इस ग्रीन कॉरिडोर में उनके लिए खास व्यवस्था की जाती है। इसमें एक विशेष रूट तैयार किया जाता है और सड़क पर मेन ट्रैफिक से अलग एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता बना दिया जाता है। इसमें एम्बुलेंस ट्रैफिक में बिना फंसे मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सकती है। उसका इस्तेमाल उस दौरान काफी ज्यादा किया जाता है जब किसी ट्रांसप्लांट के लिए किसी बॉडी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। इससे सही वक्त पर मरीज का इलाज संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में शहर की पुलिस और अस्पताल मिलकर काम करते हैं और इसके बाद पुलिस कॉरिडोर बनाने का काम करती है। कई जगह तो एम्बुलेंस के लिए सड़क पर अलग लाइन भी होती है जिसमें सिर्फ आपातकालीन गाड़ियां ही चलती हैं। इससे मरीज को सही समय पर मेडिकल हेल्प मिल जाती है। अब ये समझिए कि ये ग्रीन कॉरिडोर काम कैसे करता है।
असल में अस्पताल की ओर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाती है। इसमें या तो पुलिस किसी रोड का ट्रैफिक रोककर एम्बुलेंस को जगह देती है या फिर सड़क पर बैरिकेड्स के जरिए एक लेन सिर्फ एम्बुलेंस के लिए बुक कर दी जाती है। वैसे ग्रीन कॉरिडोर कई तरह से काम करता है। कई जगह हाई टेक प्रोसेस होता है। इससे एम्बुलेंस इमरजेंसी की जानकारी पुलिस को पहले से ही मिल जाती है और इसके आधार पर पुलिस एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देती है। लेकिन भारत में ग्रीन कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट अभी बहुत चलन में नहीं है, जबकि अंगदान के लिए जितनी इच्छा अंगदान कर्ता की होनी जरूरी है, उससे कम ग्रीन कॉरिडोर की भूमिका नहीं होती, क्योंकि मानव शरीर से निकले अंग ज्यादा वक्त तक सुरक्षित और ट्रांसप्लांट के लिए मुफीद नहीं होते। इन्हें तेजी से जरूरतमंद तक पहुंचाया जाना सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर अंगदान सही से हो तो हर साल 5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल हैं। नमस्कार सर। सर ये बताइए कि ये ग्रीन कॉरिडोर जो हम लोग सुनते आए हैं, उसका सिस्टम क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत इस तरह से हुआ है कि काफी वर्ष पहले जब कोई ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन आकर के पहुंचता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड होता है, जिसके अंदर ही उसको मरीज के पास पहुंचा करके उसको ऑपरेट करा के उसको फिक्स किया जाता है। तो समय की अवधि कम होने के कारण वो जो क्रूशियल टाइम है वो शहर के ट्रैफिक में बाधित ना हो जाए, इसलिए ट्रैफिक के स्टाफ उसको ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन सिग्नल देते हैं और ट्रैफिक के स्टाफ खड़े होकर के उसको अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस प्रकार की इसकी सुविधा की शुरुआत हुई थी। कोरोना पीरियड में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला कि जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी तो आसपास के राज्यों के जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां से ऑक्सीजन के ट्रक ला करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी हो गया था और इसमें समय भी काफी समय को कम करने की आवश्यकता थी। इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर की सेटअप किया गया था। ट्रैफिक के स्टाफ उसको एक एस्कॉर्ट व्हीकल के द्वारा वो ट्रक को, ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रक को एस्कॉर्ट करके लाते थे। पूरे रास्ते में उनको कोई भी ट्रैफिक के सिग्नल में उनको रोका नहीं जाता था और एक डेडिकेटेड कॉरिडोर के तहत उनको अस्पताल में मरीजों के पास पहुंचाया जाता था ताकि समय पर पहुंच करके उनकी जान को बचाया जा सके। सर सुनने में लगता है कि बस ट्रैफिक को रोका गया या डाइवर्ट किया गया, लेकिन इसका प्लानिंग है, जो परमिशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो सब कैसे होता है? देखिए, इसमें ट्रैफिक बाधित नहीं होता। ये एक अगर हो भी सकता है, जैसे आप आमतौर पे आप देखे होंगे कि रास्ते में एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस के सायरन सुन के भी आप उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, बाकी लोग भी उसको रास्ता देते हैं। ये एक मानवीय कार्य है, सबको ये करना पड़ता है, वो एक इमरजेंसी उसको माना जाता है। सिमिलरली जब भी हमें पहले से अगर सूचना हो कि ये ह्यूमन ऑर्गन है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा है, तो पहले सूचित होने पर ट्रैफिक की व्यवस्था उसी तरह से किया जाता है ताकि एक फ्री पैसेज उनको मिल सके और कम से कम समय, अगर ट्रैफिक को रोकना भी पड़े रेड लाइट पे अलग दूसरे रास्तों के तरफ, तो कम से कम कुछ ही सेकंड के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है ताकि उसको एक सेफ पैसेज मिल जाए जिसको इमरजेंसी आवश्यकता है। और जब ऐसी भी स्थिति आती है कि एक इमरजेंसी पड़ने पर, आपातकालीन जब आपको एक सूचना मिला कि इस प्रकार की ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करना है किसी भी तरह का, तो इमीडिएटली हमारे पुलिस, लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों की व्यवस्था लगा करके ट्रैफिक की सिग्नल्स को नियंत्रण करके और ट्रैफिक की जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं वो रोड के ऊपर रह करके इस चीज को व्यवस्थित करते हैं ताकि कम से कम समय पर वो सुविधा, वो सेवा ये मरीज के पास पहुंच सके और बाकी लोगों को भी उसके चलते कोई असुविधा वो कम से कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। असल में ये पूरा टीम वर्क है, लोगों की जान बचाने वाला टीम वर्क। असल में ये पूरा टीम वर्क है, लोगों की जान बचाने वाला टीम वर्क। दुनिया से जाने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आपके पास भी सुनाने को अगर कोई कहानी है तो मुझे जरूर लिखिएगा। अभी चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।